उसका कौन था? अभिवादन स्वीकार करें। मैं हूं नरेश, आप देख रहे हैं मजदूर समाचार। हम लोग खड़े हैं दिल्ली के गांधी पीस ये फाउंडेशन में ज़्यादा दिन और नहीं आज चलेगा। यहाँ पर 5-2 एक साल चला खास लिया, मोनोपोली सेमिनार का कैपिटलिस्ट आयोजन हुआ है, उसके हित होंगे। जिसका कभी विषय चलेगा, है उसके कि हित होगा अगर वो आर्थिक हो जाएगा, संकट, तो बंद करेगा। बढ़ता फांसीवाद और मजदूर आंदोलन की चुनौतियां। और इस मैं बता रहा हूँ कार्यक्रम कि के उसको आयोजकों में से घुटवाया मुख्य राजपक्षे को एक पूरी साथी जगह हमारे मिल गई। साथ हैं, साथी सामने, और हम उनसे जानेंगे, समझेंगे कि इस आज के इस कार्यक्रम के आयोजन करने के पीछे उनका क्या आशय है, क्या मकसद है, क्या सोच है। और वो जो देश के वर्तमान हालात है, जिसमें देश के ज़्यादातर जो हुक्मरान है, देश के जो संचालक है, जिनके हाथों में इस समय देश की बागडोर है, वो लोग तो शिवलिंग की चिंता कर रहे हैं, वो लोग ज्ञानवापी की चिंता कर रहे हैं, वो लोग मोहम्मद साहब पर चर्चा कर रहे हैं और तमाम। लेकिन उन सबसे अलग हटके इनके जहन में क्या चल रहा है कि आर्थिक संकट की और मजदूर आंदोलन की चुनौती और बढ़ते फांसीवाद पे बातचीत करना। तो कॉमरेड, हमें ये बताइए कि क्या आशय है इस कार्यक्रम के आयोजन का? मतलब ये है कि देश में, दुनिया में जो आर्थिक मंदी छाई हुई है, लगातार आर्थिक मंदी गहराती जा रही है और आर्थिक मंदी गहराने के साथ साथ दुनिया भर में जो है फांसीवादी ताकतें जो है सर उठा रही हैं। अभी फ्रांस में इलेक्शन हुआ, मैरी ली पेन जो है 41% वोट हासिल की और कई एक यूरोपीय देशों में जो फासिस्ट जो पार्टियां हैं उनको जो है 10% से लेके 20% तक वोट मिले। तो ये जो आर्थिक मंदी है, जनता की जीवन जो है लगातार बदतर होता जा रहा है और ऐसे में फांसीवादी ताकतें जो हैं एकाधिकारी पूंजीपति वर्ग के साथ जो है गठजोड़ करके मजदूरों और मेहनत कशों के जो मूलभूत समस्याएं हैं उससे ध्यान भटकाने का काम किया। मजदूर आंदोलन के सामने आज जो चुनौतियां हैं, आर्थिक मंदी का सारा भार मजदूरों के ऊपर थोपा जा रहा है। उनकी जो मजदूरी है लगातार कम हो रही है, वास्तविक मजदूरी लगातार कम हो रही है और श्रम कानूनों को लगातार जो है ख़त्म किया जा रहा है। ख़त्म करने के साथ साथ मजदूरों में परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट, टीटी, ट्रेनी, नीम ट्रेनी, प्रधानमंत्री कौशल, तरह तरह के जो डिवीज़न किए जा रहे हैं। तो हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इसका मकसद यही है कि इस दौर में जब मजदूरों पे चारों ओर हमला बोला जा रहा है, उस पर जो है वास्तविक मजदूरी जो है लगातार उसकी जो है घटाई जा रही है। महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, मजदूरी जिस तरीके से जो है लगातार कम होती जा रही है, वास्तविक मजदूरी उसके तुलना में भी और कम होती जा रही है। तो इस लड़ाई को मजदूरों की जो है कैसे आगे तैयारी की जाए, कैसे इस पूरी चीज़ को जो है एक प्रक्रिया में हम देखें। ना तो हिंदू मुस्लिम का इनका एजेंडा अलग है, ना आर्थिक मंदी अलग है, ना ये जो फांसीवादी जो हमला है वो अलग है। ये सारे हम लोग का एक ही मकसद है, इस देश की मेहनत कश मजदूर जो आबादी है उसको जो है जीवन को और दुश्वार किया जाए, मुनाफे को और बढ़ाया जाए। मोनोपोली कैपिटल जो है, जो उसकी जो संपत्ति है दिन दूनी रात चौगुनी तरीके से तरक्की करे। कोरोना काल में उन्होंने भी मतलब जो एकाधिकारी पूंजीपति वर्ग था उसकी संपत्ति बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी। उस एकाधिकारी पूंजीपति वर्ग की संपत्ति कैसे आगे बढ़ी आप बोलेंगे, जब फैक्ट्रियाँ कल कारखाने बंद थे। फार्मास्यूटिकल तो एक जो है सेक्टर हुआ, ओवरऑल कैसे आगे बढ़ी। तो ढेर सारे छोटे जो है दुकानदार, छोटे व्यापारी इस कोरोना काल में खत्म कर दिए गए और उनकी मतलब जो पूंजी है उसका संकेंद्रण बढ़ा और मोनोपोली कैपिटल को जो है ढेर सारा जो है फायदा हुआ। क्या आशा और उम्मीद रखते हैं कि ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करके इस मोदी सरकार का, या कह लें कि इस फासिस्ट सरकार का, इनके मंसूबों को आप हरा पाएंगे, उनका मुकाबला कर पाएंगे? देखिए, दो बातें हैं। फांसीवादी जो है पार्टियां क्या कर रही हैं, फांसीवादी सरकार क्या कर रही है। दो हमले हो रहे हैं, एक वैचारिक हमला हो रहा है। पृथ्वीराज मूवी देखी होगी, ये कौन सा हमला है? वो सड़कों पे आके कोई हमला नहीं कर रहा है, वो वैचारिक हमला कर रहे हैं। कब महमूद वो क्या नाम था, मोहम्मद गोली, कब वो मरा, कब पृथ्वीराज चौहान मरे। लेकिन इतिहास पलट पलट के लोगों के अंदर जो है दिमाग में कुछ भर दिया। ये दिमाग में जो भर रहे हैं, वैश्विक संकट है, हमें बचना है, हम क्या करें, सारी चीज़ें जो है विश्व के स्तर पर हो रही, हम क्या करें। ये जो माहौल जो है लोगों को दिमागी तौर पे जो गुलाम बनाया जाता है। ये जो सेमिनार और ये जो गोष्ठियाँ होती हैं वो लोगों को जनता के बीच जाके अपनी बातों को और मुखर तरीके से रखने के लिए और वैचारिक तौर पर और परिपक्व होने के लिए। कोई भी आंदोलन जो है अगर विचारधारा की ज़मीन पे खड़ा नहीं होगा तो वहाँ तो कभी भी जो है आप देख ही रहे, जगह जगह जो है संघर्ष पैदा हो जाएंगे, कभी कुछ हो जाएगा। अगर वैचारिक जमीन पर नहीं खड़ा होगा तो कभी भी भटकाएंगे, भटकाते ही रहे। ढेर सारे आंदोलन को आप देख रहे थे, किसान आंदोलन को भटकाने की कितनी कोशिश की। किसी को लग सकता है किसान आंदोलन जिस दिन जो है वो वहाँ से पंजाब से चले बॉर्डर पे उसी दिन शुरू हो गया। कितनी गोष्ठियाँ की उन्होंने,
कितनी तैयारियां की, कितने सालों की तैयारियां की, जो इनका मुकाबला कर रहा है। खालिस्तानी है, हरियाणा पंजाब को डिवीजन करने की कोशिशें, तरह तरह के डिवीजन की कोशिशें की गई, लेकिन वो कर पाए? ये वैचारिक जमीन पे खड़े हुए आंदोलन, जो आंदोलन वैचारिक जमीन पे नहीं खड़े होंगे उसका हाल क्या होगा? अभी देख ही रहे, इस देश की विपक्षी जो पार्टियां हैं, इतना हमला हो रहा है, विपक्षी पार्टियां कहाँ हैं? वो ईडी से डरी हुई है, वो उनके वैचारिक हमलों से डरी हुई है। कोई जो है, भाई जनेऊ पहनना ना पहनना किसी का अगर निजी मामला मान लो, तो केवल जनता को दिखाने के लिए कोई जनेऊ डाल रहा है, सब उन्हीं के धरातल पे जाके खड़े हो जा रहे हैं। तो वैचारिक परिपक्वता और वैचारिक जो है एक माहौल बनाने का, ये बहुत सब चीज़ है। वैचारिक माहौल बनाने का मुख्य काम, अगर इस वर्तमान संदर्भ में हम कहें तो देश की मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, अखबार, टीवी चैनल का करने की जिम्मेदारी है लोकतांत्रिक हिसाब से। लेकिन आज उस दौर में वो सारा मीडिया जो है दिन रात शिवलिंग, ज्ञानवापी, मोहम्मद और पीएचडी में लगा हुआ है, लेकिन वो इस बात की चर्चा नहीं कर रहा है कि किसानों की तरह ही हज़ारों की संख्या में आदिवासी एक साल से संगनेर में आंदोलन चला रहे हैं। वो इस बात की चर्चा नहीं कर रहा है कि भाई हजारों की संख्या में जो छात्र है एसएससी के एग्ज़ाम दिए हुए छात्र नागपुर से चल के दिल्ली पैदल मार्च कर रहे हैं, लगभग 1000 किलोमीटर की पैदल मार्च। तो इस वर्तमान दौर में जो मीडिया का पूरा रोल है, इसको आप कैसे देखते हैं और कैसे समझते हैं? देखो भाई, मोनोपोली कैपिटलिस्ट ने पूरे देश की जो है तंत्र पे कब्जा कर रखा है। ये जो फांसीवादी सरकार के जो है, ये जो फासिस्ट संगठन है, उनको पूरी सह दे रखी है। मीडिया जो है, पुराने जब आज़ादी के समय जो मीडिया हुआ करता था, जिसमें कुछ लोग जो है पत्रकार लोग होते थे, जिनकी जो है रीढ़ की हड्डी जिसको कहते हैं कि मजबूत होती थी, आज की तारीख में पत्रकार लोग जो हैं ये सब नौकर हो गए, रीढ़ लीन है, अपने मालिकों की चाकरी कर रहे हैं। और मालिक कौन है? वो कारपोरेट है। आप बताओ कौन सा चैनल ऐसा है जिसका मालिक कारपोरेट नहीं हो? जब वो मालिक हैं, उनका मालिक जो कहता है वो दिखा रहे हैं, मीडिया जो है नहीं दिखा रही है। मीडिया में नौकर है और अपने मालिकों की जो है हुक्म बजा रहे हैं, तो उसको मीडिया नहीं कह सकते हैं। उनका कारपोरेट का अपना जो है तंत्र है। पैरेलल जो है जनता को भी अपना तंत्र खड़ा करना पड़ेगा। किसान आंदोलन के दौरान जो है ढेर सारी चीज़ें आपने देखी भी कि उनका मीडिया एक तरफ था, पैरेलल जो है जनता ने अपना मीडिया भी जो है खड़ा कर लिया, उसने अपनी बातें भी की, उनके सारे हमलों को भी जवाब भी दिया। जब जन आंदोलन जो है खड़े होंगे, तो जन आंदोलन अपना जो है माध्यम भी जो है बना लेंगे, अपने रिसोर्स भी बना लेंगे। 1 साल तक इतना लंबा किसान आंदोलन, सारे रिसोर्स उसने अपने तय तैयार किए। 44 श्रम कानूनों को खत्म करके 4 लेबर कोड में समेटने की तैयारी मोदी सरकार ने कर ली है। हालांकि वो अभी कानून नहीं बने हैं, लेकिन इसके पहले ही हम मजदूरों के जो हालात देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि फरीदाबाद की वर्लपूल फैक्ट्री में अगर वर्कर अपनी तनख्वाह मांगते हैं तो उनके प्रतिनिधियों को जेल में डाल के उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। लखानी के फैक्ट्री के वर्करों के पिछले 6-6 महीने की तनख्वाहें नहीं मिली हैं और वो रिजाइन दे के जाना चाहते हैं, नौकरी छोड़ के जाना चाहते हैं, तो भी उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही है। 6-6 महीने, साल वर्ष पे पीएफ के पैसे नहीं जमा हुए। ये तो फैक्ट्रियों को, पूंजीपतियों की फैक्ट्रियों का हालत है। लेकिन जो मजदूरों के खुद के कॉरपोरेशन है, जो निगम है, ईएसआईसी की मैं बात करूँ, वहाँ के मजदूरों की पिछले 3 महीने से खेती कर्मियों से मजदूरों की 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, 6 महीने से पीएफ के पैसे नहीं जमा हुए। क्यों इतना कुछ बर्दाश्त, और कहीं से कोई व्यापक आवाज़ मजदूरों के बीच में से या उनके प्रतिनिधियों के बीच में से कोई आवाज़ नहीं। क्या समझा जाए ऐसे कि क्यों इतनी शांति और क्यों इतनी मुर्दनी मजदूर वर्ग में छाई हुई है? आप कैसे देखते हैं? ये जो है अभी जो शांति दिखाई दे रही है, तूफान आने से पहले की शांति है। एकदम हवा रुक जाती है, लोगों का जो है दम सा घुटने लगता है, उसके बाद तूफान आता है। और ये तूफान ऐसा नहीं है कि प्रतिनिधि और किसी के जो है उठाए तूफान उठते। श्रीलंका में किसी ने उम्मीद नहीं की थी ये तूफान ऐसे उठेगा। ट्यूनीशिया में 2011 में किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि किसी प्रतिनिधियों के जो है बोलने से तूफान उठा था। जनता की अपनी एक ताकत है, जनता का अपना एक जो है पूरा मूल्यांकन होता है। ये बात जो है सब लोग कह रहे हैं कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, ये बात सब कहने लगे और फिर ये हो कि सब कुछ हो सकता है और हम सब कुछ कर सकते हैं। उसके बीच चीन की दीवार नहीं है, ये बात सरकार भी जानती है। लगातार जितना हिंदू मुस्लिम करती जा रही है ना, तो इस बात को जानती है कि जितना पेट की आग, पेट रोटी मांगता है, जब पेट की आग होती है ना, तो पूरा जो है ग्लोब उठा के जो है चबाने की क्षमता रखता है ये पेट, अपने आप को जो है बुझाने के। और इतिहास इस बात का बात यह है कि प्रतिनिधि जो हैं या बाकी लोग हैं क्या कर लेंगे, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो एक सवाल है। लेकिन व्यापक जनता जो है वो किसी की मोहताज नहीं है, न मोहताज रही। हाँ, सचेतन तत्व अगर मौजूद हैं, एक उनका जो है दायरा मौजूद है, एक जो है जनता के बीच जो है चीज़ें मौजूद हैं, तो उसकी एक सही दिशा जाती है।
एक डायरेक्शन की तरफ होती है, नहीं तो जनता जो है ट्यूनीशिया जैसे, जो मिस्र में जो हुआ था तहरीर चौक जैसे, अरब स्प्रिंग जैसे जो हैं ढेर सारे जो है आंदोलन और ढेर सारी चीज़ें होंगी। पेरिस कम्यून को सब लोग जानते हैं। पेरिस कम्यून जो है कोई ऐसा नहीं है कि कोई एकल जो है संगठन वहाँ मौजूद था उसने पेरिस कम्यून किए। पेरिस कम्यून जो है ढेर सारे संगठन मौजूद थे। वो परिस्थितियाँ क्रिएट करती पूंजीपति ने कि मजदूरों को लड़ना पड़ा और उन्होंने अपना कम्यून बना दिया। वर्तमान समय में नुपुर जी चर्चा का विषय बनी हुई है, शिवलिंग चर्चा का विषय बना हुआ है, जागवाती चर्चा का विषय बना हुआ है और बनाया जा रहा है चर्चा का विषय, और व्यापक जन आबादी, जनता, मेहनत जनता भी उसी उधेड़पुर में फंस जाती है। आप क्या संदेश देना चाहेंगे व्यापक मेहनत जनता के लिए कि इन चीज़ों को कैसे देखे समझे जाने? 84 से ये नीतियाँ लागू होने 80 के दशक से शुरू हुई, तब से जो है ताले तोड़ने से लेके मंदिर बनने से लेके ये लगातार एक के बाद एक एजेंडा जो है 3 तलाक से लेके तरह तरह की चीज़ें जो है सरकार द्वारा जो है क्रिएटेड मुद्दे जो है लोगों की आस्थाओं को ठेस पहुंचाना, भावनाओं को ठेस पहुंचाना, जिससे कि लोग जो हैं अपनी जो असली चीज़ जो है उसकी तरफ जो है उनकी निगाह ना जाए। वो अपनी व्यापक जो गोलबंदी कर रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, उन सबको भुला के वो उसके एजेंडे पे खेले। लेकिन जनता भी अब इतना समझदार हो चुकी है, वो इस पूरी चीज़ को वो जितना जो है कर रहे हैं, जो उनको क्रेज मिला करता था, जो उसके जो है वाहवाही हुआ करती थी, आजकल जो है आप देखेंगे संगठित गुंडा गिरोह कर रहे हैं, जनता नहीं कर रही। जनता के अंदर तो वो भ्रम पैदा करने का और ये सारी चीज़ों को कर रहे हैं, लेकिन जनता जो है किसान आंदोलन में देखो, वही जनता जो कावड़ लेके जाती थी, वो मिट्टी कावड़ जो है यात्रा शुरू कर रही है अपने आंदोलन की, एक नया जो है परंपरा डाल रही है। वो नए तरीके, नए जो है परंपराएं, नए तौर तरीके आंदोलन जो अपने आप क्रिएट करता है। इसको यहाँ पे भी जब आंदोलन होगा तो वो क्रिएट होंगे। और ये जितने जो है जिसको कहते हैं कि धुएं के जो है बादल जो है छाए जा रहे हैं, चाहे नुपुर शर्मा कर रही हो, चाहे इनके ये वो कौन थे जो है अभी जो है MLA MP जो है जो लगातार बोलते रहते हैं, कुछ साधुएँ बोलती रहती हैं, कुछ जो है सुनाम धन्य जो है अपने जो है स्वामी वगैरह बोलते रहते हैं, सुब्रमण्य स्वामी या तरह तरह के लोग, वो लोग जो है ये सारी बातें बोलते रहते हैं और ये करते रहते हैं। लेकिन जनता के असली मुद्दे, पेट को रोटी चाहिए, बातों से नहीं, कबीरदास पहले ही कह गए थे, राम कहा दुनिया का पावे खर कहा मीठा, पेट को रोटी चाहिए। राम कहने से उसका पेट नहीं भरने वाला, रोटी चाहिए। वो रोटी के सवाल को, जहाँ रोटी कैद है, जहाँ रोटी को इन्होंने जो है तालों में बंद करके रखा, तिजोरियों में बंद करके रखा है, वहाँ जाए एक बाहर की रोटी नहीं। एक चीज़ और समझाइए, जब हम आर्थिक संकट की बातें करते हैं, सुनते हैं, चर्चाओं में जाते हैं, तो तमाम जगह पे ये बात कही जाती है कि जब लोगों के जेब में पैसा होगा, लोग पैसा खर्च करेंगे तो चक्र चलेगा और चीज़ें अपनी गति में रहेंगी। एक इस तरह की चीज़ें हमारे दिमाग में थी पहले। अभी हमने पिछले दिनों सुना कि भाई रिजर्व बैंक ने रेपो रेट जो है वो बढ़ा दी, 4.5 की जगह लगभग 5 के आसपास पहुँचा दी। और ये क्यों किया उन्होंने? ये इसलिए किया, उनका तर्क ये है कि भाई अब महंगाई इसलिए बढ़ रही है क्योंकि जनता ज़्यादा खर्च कर रही है। अगर लोन महंगे हो जाएंगे तो जनता लोन नहीं लेगी, और लोन नहीं लेगी तो कम खर्च करेगी, कम खर्च करेगी तो महंगाई कंट्रोल में रहेगी। इस तरह का कुछ तर्क है उनका। मेरा सवाल ये है कि क्या इस तरह के चीज़ों से ये संकट वो संभाल पाएंगे या उनके बस का है तो संभालना, नहीं संभलेगा तो ये मामला कहाँ तक पहुँचेगा और कैसे चीज़ें भविष्य में कहाँ जाती हैं? देखो, जब भी संकट आता है ये सारे नीम हकीमी पूंजीवादी नुस्खे अपनाए जाते हैं। कभी जो है बाजार में तरलता कम हो जाती है तो रेपो रेट कम कर देते हैं, कभी तरलता बढ़ जाती है तो रेपो रेट जो है बढ़ा देते हैं। ये सारे तौर तरीके वो अपनाते हैं, लेकिन ये सारे तौर तरीके फौरी तौर पे कुछ समाधान के लिए जो है इनके जो है प्रयास होते हैं। 2007 से लेके ये सारे तरीके वो अपनाते रहे, कम की बढ़ाई, ये सब कुछ किया। लेकिन एक्चुअल जो समस्या है, एक्चुअल समस्या क्या है? लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं है, बाज़ार में माल भरा पड़ा है, लोगों के घरों में जो है दवाइयाँ नहीं है, बाज़ारों में दवाइयाँ एक्सपायर हो रही हैं, लोगों के घरों में आटा नहीं है, बाज़ारों में आटा जो है सड़ रहा है, गेहूँ गोदामों में पड़े हुए हैं। ये सारी समस्याएं लोगों की, अगर परचेजिंग पावर नहीं बढ़ेगी, लोगों को उनके हक नहीं मिलेंगे, उनके अधिकार नहीं मिलेंगे, तब तक रिजर्व बैंक के ये नुस्खे, IMF जो है द्वारा सुझाए गए नुस्खे, इनके किसी काम के नहीं। ये समस्या जो है बढ़ती जाएगी। और आज जो महंगाई बढ़ रही है लोगों की, एक्चुअल जो मजदूरी, अगर आप बात करें 2020 से लेके आज तक की, तो लगभग जो है 20% से लेकर 30% तक कम एक्चुअल बात नहीं।
आप कह रहे हैं समस्या बढ़ती जाएगी, लेकिन समस्या बढ़ के जाएगी कहाँ? क्या श्रीलंका में समस्या बढ़ते बढ़ते जहाँ पहुँची या जिस रूप में पहुँची, क्या वही सही चीज़ें वही होना चाहिए या कुछ आप कुछ और चीज़ देखते हैं? ये किसी को होना चाहिए से नहीं हुई श्रीलंका में। श्रीलंका में किसी ने ये कह दिया हो कि अब समस्या यहाँ पे बढ़ गई है, आ जाओ। ये नहीं, मैं हमारा सवाल ये है कि आपके हिसाब से मैं क्या ये होना कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये श्रीलंका में भी या पेरू में भी जो भी समस्या है किसी के चाहने से नहीं हुई, वो उनके अपने ही तरीके से पूंजीपतियों के जो है जो मतलब जो वो करते रहते हैं, नुस्खे अपनाते रहते हैं, उन्हीं के अपने नुस्खों का लॉजिकल कंक्लूजन था। यहाँ पे भी क्या होगा, वो जो कर रहे हैं उसका लॉजिकल कंक्लूजन ये होगा, मेरे चाहने ना चाहने की बात वो वहीं पे होगा कि श्रीलंका जैसे हालात वो क्रिएट करेंगे, वो हालात वो क्रिएट करेंगे जो पेरू जैसी कंडीशन है, वो हालात क्रिएट करेंगे जो हो सकता है 1871 पे पेरिस कम्यून जैसे हालात क्रिएट करें। ये किसी के सचेतन प्रयास की बात नहीं है, ये उनका फेल्योर है जो सत्ता में बैठे हैं, जो पूंजीवादी निजाम है, जो पूंजीवादी सरकारें हैं, उनके फेल्योर की बात नहीं, उनके फेल्योर है, लेकिन उन सबके बावजूद आखिर श्रीलंका की जनता को मिला क्या? मंत्रियों के घर जला दिए गए, उनको पीटा गया, उनको नदी में फेंक दिया गया, उनकी कार पलट दी गई वगैरह वगैरह सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी श्रीलंका की जनता को मिला क्या? मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि श्रीलंका की जनता को करना क्या चाहिए, या हिंदुस्तान की जनता को भी आगे चल के करना क्या चाहिए? भाई श्रीलंका की सरकार को ये सचेतनता की बात है। वहाँ का मजदूर जो है भाई, ये सिचुएशन तो उन्होंने क्रिएट की। अगर मजदूर सचेतन होता, उसको ये पता होता कि सारा कुछ जो है मजदूर किसान पैदा कर रहे हैं, मजदूर किसानों का राज, मजदूर किसानों जैसा राज वो कायम कर लेते, तब क्या होता, उनको मिलता, अपना राज कायम होता, अपना निजाम कायम होता, अपने पास जो है सारे संसाधन होते और उसका वो सही तरीके से नियोजन करते। ये सचेतनता की बात है। अगर सचेतन तत्व नहीं मौजूद होंगे, ये विचार गोष्ठियाँ, ये सेमिनार, ये लगातार जो है एक वैचारिक नेटवर्क कि भाई वो ये कर रहा है, हमें क्या करना, हमारी तैयारी कैसी है, अगर ये चीज़ें नहीं होगी, सचेतन तत्व नहीं होगा, तो ज़्यादा ज़्यादा जो है ये हो सकता है पूंजीपतियों की एक सरकार पलटे, दूसरी आए, दूसरी पलटे, तीसरी आए, और वो कुछ जो है जनता को कुछ राहतें देते हुए अपने को बचा के रखने का काम करें। लेकिन जनता की अगर जो है सचेतन तत्व मौजूद होंगे, उनकी चेतना वहाँ पे होगी, तो मजदूर किसानों का राज भी कायम होगा। तो मजदूर वर्ग को सचेत होना होगा, और क्योंकि सारी दुनिया की दौलत मजदूर किसान पैदा करते हैं, इसलिए उनको अपने राज बनाने की तरफ सोचना होगा, समझना होगा, चिंतन करना होगा, और इन्हीं सारे प्रयासों में लगे। अभी आप सुन रहे थे साथी श्यामवीर को। बहुत बहुत धन्यवाद। हम किसी और मजदूरों के समाचार के साथ आपको जोड़ेंगे। धन्यवाद।